स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आई ए। अभी तक जितने भी हमारे पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन थे जैसे 80 सी, 80 डी, 80 जी, इनको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे पिछले वीडियोस में। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था इनकम से रिलेटेड जो डिडक्शन आपको मिलते हैं। इनकम से रिलेटेड डिडक्शन में भी कुछ डिडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली थी 80 क्यू क्यू बी की, उसके बाद आर आर बी, टी टी ए, टी टी बी और 80 यू। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे ये वाले डिडक्शन, जैसे 80 आई ए हो गया, आई ए बी हो गया, आई ए सी हो गया। तो इनको भी हम लोग एक एक करके आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। वहां पे सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस अपलोडेड मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर में। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो डिडक्शन हमको मिल रहा है अंडर सेक्शन 80 आई ए, वो किस इनकम के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। जैसे आपको ये तो पता है कि जो भी आपको इनकम से रिलेटेड डिडक्शन मिलते हैं उसमें दो तरीके के ट्रीटमेंट आप करते हो। पहला तो ये होता है कि जो भी इनकम आपको हो रही है उसको आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड करते हो। उसके बाद फिर आप उसका जितना भी आपको डिडक्शन एलिजिबल है उसका आप डिडक्शन क्लेम करते हो। पेमेंट वाले में आप एक ही तरीके का ट्रीटमेंट करते थे कि आप डायरेक्टली उसको माइनस कर देते थे। जैसे मान लो इनकम वाले में अगर हम देखें तो आप क्या करते हो, आपको मान लो 1 लाख रुपए की इनकम हुई है। अब 1 लाख रुपए की इनकम आपने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड करी और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वो आ गई 1 लाख रुपए। इसके बाद फिर आप क्या करते हो, मान लो अगर आपको 70% डिडक्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पर इस इनकम का 70,000 रुपीज यानी कि 70% माइनस करोगे तो आपको अल्टीमेटली जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा वो 30,000 रुपए की इनकम पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे काम करते हैं इनकम वाले डिडक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आई ए की, तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आपकी इनकम प्रॉफिट और गेन के फॉर्म में हो रही है, ठीक है, पीजीबीपी जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट और गेन्स के फॉर्म में हो रही है और एक ऐसी अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज से हो रही है जो कि क्या काम करती है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। रोड हो गई, ठीक है, उसके बाद ब्रिज हो गया, उसके बाद सैनिटेशन, वाटर फैसिलिटी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम होता है, ये काम अगर वो कर रही है, उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा उस पे गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगी अंडर सेक्शन 80 आई ए। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारी प्रॉफिट्स और गेन्स यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो भी हमको हो रहा है उसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बात ये आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कितने कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस में हमको ये वाला डिडक्शन एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर कुछ हमको लिस्ट दी गई है एलिजिबल बिजनेस की। मतलब आपकी अंडरटेकिंग जो भी है वो अगर ये 4 कैटेगरी के बिजनेस करती है तो फिर आपका जो भी प्रॉफिट और गेन होगा उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर दिस सेक्शन। सबसे पहला यहाँ पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में वही रोड आ गई, रेलवे आ गया, ब्रिज आ गया, तो ये सब होता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या डिटेल में यहाँ पर कवर होता है। दूसरा यहाँ पर आता है इंडस्ट्रियल पार्क। इसके बाद फिर आता है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तीसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ अ पावर जनरेटिंग प्लांट। तो 4 कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस हमको बताए गए हैं जिसमें कि अगर आप इसको अंडरटेक करते हो और आपको प्रॉफिट होता है तो आप डिडक्शन क्लेम यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि कितना लिमिट तक हमको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी और कितने टाइम पीरियड तक हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 100% ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा है पूरा का पूरा आपका यहाँ पर आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। 10 साल तक आपको ये वाला ये जो डिडक्शन है ये मिलता है। और इसको आप एक तरीके से ये समझो कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आई ए की हम बात कर रहे हैं ये आपको देता है टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे का सीधा सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको टैक्स देने से छुट्टी दे दी। अब आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है 10 साल तक, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। तो ये आपको 100% मिलेगा, मतलब आपकी पूरी इनकम यहाँ पर डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगी और 10 साल तक होगी। इसके बाद बात यहाँ पर आती है ऑप्शन टू क्लेम डिडक्शन की। ऑप्शन टू क्लेम डिडक्शन का मतलब होता है कि जो आपको 10 असेसमेंट ईयर की बात यहाँ पर की गई है वो 10 असेसमेंट ईयर आपके कब से स्टार्ट होंगे और कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 असेसमेंट ईयर जो होते हैं, ठीक है, 15 असेसमेंट ईयर में से 10 असेसमेंट ईयर तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब 15 में से कोई भी 10, आप समझ रहे हो। जैसे मान लो कि यहां से स्टार्ट हुआ ये फर्स्ट असेसमेंट ईयर आपका था और ये हो गया 15th असेसमेंट ईयर आपका। तो ये जो 1 से लेकर के 15 असेसमेंट ईयर तक का टाइम ड्यूरेशन है, इसमें कोई भी 10 आप सेलेक्ट कर लो, कोई भी 10 असेसमेंट ईयर तक आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। तो ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है कि जैसे मान लो अगर आपको किसी ईयर में प्रॉफिट कम हो रहा है तो उस ईयर को डिडक्शन आप उस ईयर में मत क्लेम करो। जिस ईयर में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस ईयर में आप डिडक्शन को क्लेम कर लो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 15 में से 10 असेसमेंट ईयर आप अपने हिसाब से, ऑप्शन है आपके पास में, आप चूज कर लो और उन 10 असेसमेंट ईयर में आप अपना डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो।
ठीक है, बाकी यहाँ पर थ्योरी लिखा, आप अपने आप से पढ़ लेना, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको देख लेना अपने आप से। दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि 15 साल को एक्सटेंड करके 20 साल तक कर दिया। गवर्नमेंट ने ये बोला कि 20 असेसमेंट ईयर का आपके पास में टाइम, इन 20 असेसमेंट ईयर में से 10 असेसमेंट ईयर आप चूज कर लो आपका डिडक्शन क्लेम करने के लिए। एक चीज का जो ध्यान यहाँ पर ये रखेगा, जो 15 असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग कब से होगी इसकी, तो देखिए यहाँ पर लिखा है बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज डेवलप्स और बिगिंस टू ऑपरेट। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने डेवलप किया हो, उसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया हो, या फिर आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसमें आप एंगेज हो किसी तरीके से, चाहे आप डेवलप कर रहे हो, चाहे ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आप उसको मेंटेन कर रहे हो। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर में कवर होती हैं। तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज जिस भी प्रीवियस ईयर में आपने स्टार्ट किया उससे रेलेवेंट जो भी असेसमेंट ईयर होगा, वहां से आपका ये ईयर वो जो डिडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया था 2016 से, यहाँ ले लेते हैं 2016 से लेकर के 17 का प्रीवियस ईयर आपका चल रहा था। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में आपने स्टार्ट कर दिया, और आपका मान लो ये 2017 से 18 ये हो गया आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब इस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ये वाला असेसमेंट ईयर आपका हो गया। अब आप जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो वो 2017-18 में कर सकते हो, ये हो गया एक, इसके बाद फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह करके 15 असेसमेंट ईयर तक आपको ये डिडक्शन मिलेगा, मतलब 15 में से कोई भी 10 आप चूज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग आपकी यहां से होगी 17-18 से, उसके बाद आगे आप अपना काउंट कर लो उसको। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि आपको 15 की जगह पे गवर्नमेंट 20 भी दे सकती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 20 का ऑप्शन है आपके पास में, 20 असेसमेंट ईयर में से कोई भी 10 असेसमेंट ईयर आप चूज कर सकते हो आपका डिडक्शन क्लेम करने के लिए। ये कब होगा, ये तब होगा जब आप कुछ स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अगर आप डेवलप कर रहे हो, तब गवर्नमेंट ने बोला कि हम 15 की जगह आपको 20 साल का टाइम देंगे, आप 20 में से कोई भी 10 साल चूज कर लो। तो ये कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है, तो यहाँ पर ये तीन तरीके की एक्टिविटी आपको दिख रही है। एक तो रोड हो गया, ठीक है, उसके अंदर ब्रिज हो गया, रेल सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद हाईवे प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके बाद फिर वाटर फैसिलिटी हो गई, सैनिटेशन हो गया, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। तो ये आप अपने आप से पढ़ लेना, ये तीन तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात यहाँ पर की गई है, अगर आप इनमें एंगेज होते हो तो फिर आपके पास में 15 की जगह पे 20 साल का टाइम है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में अभी हम आगे देखेंगे कि चार तरीके की एक्टिविटीज कवर होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने से तीन को इंक्लूड किया क्योंकि तीन ही पे आपको यहाँ पर 20 साल का ऑप्शन मिलता है, जो बची हुई एक है उसमें 15 साल का ऑप्शन है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको 15 में से 10 साल मिलता है। दूसरा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कुछ डेवलप कर रहे हो तो आपके पास में 20 साल का टाइम होता है, 20 में से कोई भी 10 साल आप क्लेम कर सकते हो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके जितनी भी एक्टिविटीज की हमने बात करी थी, जो भी बिजनेसेस की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया। तो जो भी एलिजिबल बिजनेसेस की हमने बात करी थी, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कवर होती हैं और कौन सी कंडीशन यहाँ पे हमको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी हम डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की। यहाँ पर देखिए लिखा है द एंटरप्राइज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ, आपको तीन कैटेगरी के यहाँ पर एक्टिविटीज एक तरीके से बताई जाएंगी, एक्टिविटीज या फिर आप उसको बिजनेस भी बोल सकते हो। सबसे पहले डेवलप करने का बिजनेस, आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हो, सिर्फ डेवलप कर रहे हो। दूसरा यहाँ पर आता है डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग, आपने डेवलप भी किया, उसके बाद आप उसके ऑपरेशन का काम भी कर रहे हो। तीसरा यहाँ पर आ जाता है डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, आप डेवलप कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, साथ में उसके मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हो। तो तीन एक्टिविटीज यहाँ पर हमारी कवर हो गई। उसके बाद कुछ यहाँ पे कंडीशंस भी हमको बताई गई हैं। सबसे पहली कंडीशन हमें बोल रही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ओन कौन कर रहा हूं, या तो कोई कंपनी या फिर कोई कंसोर्टियम ऑफ कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कहां पे, इंडिया के अंदर में, या फिर कोई अथॉरिटी भी इसको ओन कर सकती है, या फिर कोई बोर्ड या फिर कोई कॉरपोरेशन या फिर कोई भी और ऐसी बॉडी जो कि सेंट्रल या स्टेट के किसी एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश हुई है। तो कंपनी ओन करे या फिर कोई बोर्ड या फिर कोई कॉरपोरेशन इसको अगर ओन करता है तो वो स्टेट या सेंट्रल के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा यहां पर आ रहा है इट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो यहां पर क्या है, आपको एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के साथ में, तभी आप उसको डिडक्शन को यहां पर क्लेम कर पाओगे। तीसरा यहां पर बोल रहा है इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1995। तो 1 अप्रैल 1995 या उसके बाद में अगर आपने स्टार्ट किया है, तभी आप डिडक्शन को क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बात करी गई ट्रांसफर की, कि अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो आपने डेवलप करी उसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो फिर आपके डिडक्शन का क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा है कि अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को आफ्टर 31 मार्च 1999, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी अनएक्सपायर्ड पीरियड का डिडक्शन होता है वो आपके ट्रांसफरी को मिल जाता है। ट्रांसफरी का मतलब जिसको भी आपने ट्रांसफर किया है बिजनेस। जैसे मान लो 10 असेसमेंट ईयर का आपके पास में टाइम था, जो डिडक्शन आपको मिला था, इसमें से 3 असेसमेंट ईयर आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, बचे कितने, 7। तो जिसको भी आप ट्रांसफर करोगे वो ये 7 असेसमेंट ईयर तक डिडक्शन को क्लेम कर पाएगा, यही बात यहाँ पर बोली गई है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर में कौन कौन से टाइप की एक्टिविटीज आएंगी। सबसे पहला रोड, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिज हो गया, रेल सिस्टम हो गया, इसके बाद फिर हाईवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अदर एक्टिविटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट, इसके बाद वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर आ जाता है पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज। तो ये जो तीन है जिसकी अभी हमने स्टार्टिंग बात करी थी, इन तीन में आपको मिलता है 20 असेसमेंट ईयर का टाइम, 20 में से 10 असेसमेंट ईयर आप क्लेम कर सकते हो। और ये जो लास्ट वाला है इसमें आपको 15 ही साल का टाइम मिलता है, 15 में से 10 आप क्लेम कर सकते हो। तो ये बात हमने स्टार्टिंग में कर ली थी, इसको आप एक बार देख लेना, पीडीएफ इसका जब आपको प्रोवाइड होगा तब आप इसको आराम से एक बार पढ़ लेना। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू एनी एंटरप्राइज विच स्टार्ट्स द डेवलपमेंट और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। अगर आपने 1 अप्रैल 2017 के बाद में स्टार्ट किया है तो फिर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने देखा था ना, आपने अगर स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 1995 के बाद में तभी आपको मिलता है। तो 1 अप्रैल 1995 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 तक का आपके पास में टाइम है। अगर आपने इस बीच में स्टार्ट किया है तो फिर आपको मिल जाएगा, अगर आप इसके बाद में करते हो तो फिर नहीं मिलेगा, या फिर 1995 के पहले अगर आप लेते हो तो भी आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में कि इंडस्ट्रियल पार्क में कौन कौन सी बिजनेसेस हमारे कवर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेवलप करने का हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का हो गया, ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पर आ गया मेंटेनेंस ऑपरेशन, बस। तो यहाँ पर तीन तरीके के कौन से हो गए, हो गया डेवलप करने का काम, दूसरा आप उसको डेवलप करने के बाद ऑपरेट भी कर रहे हो, तीसरा मेंटेन एंड ऑपरेट, ठीक है। जैसे हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाले में देखा था कि आप डेवलप, मेंटेन एंड ऑपरेट तीनों आ जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क में सिर्फ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, तीसरे वाले में ये दो कवर हुए। इसके बाद यहाँ पर बोले इंडस्ट्रियल पार्क आफ्टर 31 मार्च 1997 बट बिफोर 1 अप्रैल 2011। अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करते हो या फिर ऑपरेट करते हो या फिर मेंटेन एंड ऑपरेट करते हो, तो ये काम आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच में करना है तभी आप डिडक्शन को क्लेम कर पाओगे। तो आपको ये काम करना है 31 मार्च 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2011 तक। अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में अंडरटेक करते हो कोई भी एक्टिविटी, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके आगे अगर जैसे 2011 के बाद में अगर आप करोगे तो फिर आपको ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आप मान लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप, ऑपरेट और ये सब का काम कर रहे हो जो कि नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है आफ्टर 31 मार्च 97 बट बिफोर 1 अप्रैल 2006। तो आप इस चीज को समझना, अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो फिर आपके पास में टाइम होता है 97 से लेकर के 2011 तक का। और अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन का काम कर रहे हो तो फिर आपके पास में 97 से लेकर के 2006 तक का टाइम है। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको ये काम कर लेना है, तभी आप डिडक्शन को क्लेम कर पाओगे। इसके बाद में यहाँ पर वही ट्रांसफर की बात करी गई कि अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क को जो डेवलप कर रहे हो उसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हो, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जिसको आपने डेवलप किया उसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर आपका क्या होगा। बात वही है कि अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए आपके ट्रांसफरी को डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बस डेट चेंज है कि इंडस्ट्रियल पार्क के लिए आफ्टर 31 मार्च 99 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आफ्टर 31 मार्च 2001। इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी अगर लिख दोगे इसमें एग्जाम में जाकर के तो आपको मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद अब बात करेंगे जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। अगर आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पावर को जनरेट करने का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, या फिर उसके ट्रांसमिशन का काम कर रही है, तो ये सारे काम भी अगर आपकी अंडरटेकिंग कर रही है तो भी आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 IA। लेकिन कंडीशंस को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तभी आप डिडक्शन को क्लेम कर पाओगे। सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखें तो हमसे बोला जा रहा है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेटअप इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इफ इट begins to generate power after 31 March 93 but before 1 April 2017। अगर आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होनी चाहिए, एक तो सबसे पहले वो इंडिया के अंदर में सेटअप होनी चाहिए। किस काम के लिए, पावर का जनरेशन करने के लिए या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये काम आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच में करना है, तो आपको ये काम करना है 31 मार्च 93 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 तक। तो 93 से लेकर के 2017 के बीच में अगर आपने जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का काम किया है तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर आपकी अंडरटेकिंग इंडिया के अंदर में किसी भी पार्ट में सेटअप है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमसे बोल रही है
स्टार्ट्स ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेइंग अ नेटवर्क ऑफ न्यू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो ऊपर हमने देखा था कि जनरेशन की बात करी गई थी, पावर इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट भी कर रहे थे, ठीक है, पावर को जनरेट भी कर रहे थे। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप सिर्फ ट्रांसमिशन का काम कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हो, और ये काम आप कर रहे हो न्यू ट्रांसमिशन लाइन बिछा करके या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को जो वहां पर बिछाया जाता है उसको करके, तो ये काम आपको कितने ड्यूरेशन के बीच में करना है? तो ये काम आपको करना है 31 मार्च 99 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 तक। ऊपर हमको टाइम दिया गया था 93 से लेकर के 2017, यहाँ पर हमको टाइम दिया गया 99 से लेकर के 2017 तक का। कब दिया गया? जब आप ट्रांसमिशन का काम कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो। इसके बाद लास्ट कंडीशन हमसे बोल रही है, अंडरटेक्स सब्सटैंशियल रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आफ्टर 31 मार्च 2004 बट बिफोर 1 अप्रैल 2017। अगर आपकी अंडरटेकिंग क्या करती है? सब्सटैंशियल रेनोवेशन करती है या फिर मॉडर्नाइजेशन करती है एग्जिस्टिंग नेटवर्क का, जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन का नेटवर्क था उसका, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, तो फिर उस केस में आपको ये जो काम है ये आपको कर लेना है 31 मार्च 2004 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 तक। सब्सटैंशियल रेनोवेशन का मतलब सीधे सीधे आप ये समझो कि 50% या उससे ज्यादा अगर आप अपडेट कर देते हो नए वो जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको, तो फिर आप इसको सब्सटैंशियल रेनोवेशन या मॉडर्नाइजेशन के अंदर में कवर कर सकते हो। अपडेट करने का काम एक तरीके से यहाँ पर होता है। इसके बाद हमें कुछ और यहाँ पर कंडीशंस बताई जा रही है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने जो बात करी थी वो हमने देखा था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको कितने ड्यूरेशन के बीच में करनी है, ठीक है। जनरेट अगर कर रहे हो तो ये टाइम ड्यूरेशन, ट्रांसमिशन अगर कर रहे हो तो ये टाइम ड्यूरेशन, अगर आप रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन करते हो तो ये टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन हमें बताई जा रही है इसमें सबसे पहली कंडीशन बोल रही है, अंडरटेकिंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो जो हमारी अंडरटेकिंग है वो डीमर्जर की वजह से ना फॉर्म हुई हो या फिर रिकंस्ट्रक्शन या फिर एमलगमेशन एक तरीके से उसका ना हुआ हो, ठीक है। कोई मतलब एक बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, उसी को रिकंस्ट्रक्ट करके हमने अपनी अंडरटेकिंग बनाई और फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया और हम चाहते हैं कि हमको डिडक्शन मिल जाए। तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो अंडरटेकिंग है वो रिकंस्ट्रक्शन की वजह से फॉर्म हुई है। तो एकदम न्यू एक तरीके से आप कह सकते हो आपकी अंडरटेकिंग होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमसे बोल रही है, it is not formed by the transfer to a new business of machinery or plant exceeding 20% previously used for any purpose। मान लो जो भी प्लांट और मशीनरी आप यूज कर रहे हो यहाँ पर अपनी अंडरटेकिंग के अंदर में, ठीक है, इसको अगर आपने कहीं और से ट्रांसफर करवाया है और ये जो ट्रांसफर आपने अगर करवाया है ये टोटल प्लांट और मशीनरी का 20% से कम है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 20% से ज्यादा, मतलब जो ट्रांसफर आपने लिया है किसी और प्लांट और मशीनरी का जो कि किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रही थी, तो ये जो मशीनरी आपने ट्रांसफर करवाई है अगर ये एक्सीड कर जाती है इनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू का 20% ज्यादा, तो फिर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एक्सीडिंग 20% नहीं होना चाहिए, उससे कम अगर होगा तो फिर ये चल जाएगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं, हाउएवर द अफोरसेड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्लांट और मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर जो प्लांट और मशीनरी आपने ट्रांसफर करवा के अपने बिजनेस में आप अंडरटेकिंग में यूज कर रहे हो, अगर वो आपने वो मशीनरी और प्लांट अगर पहले कौन यूज कर रहा हो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर यूज कर रहा हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब ये वाली जो कंडीशन है ये वाली तब अप्लाई नहीं होगी। अब इसके बाद लास्ट में बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ अ पावर जनरेटिंग प्लांट। कोई पावर जनरेटिंग प्लांट था उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, फिर से आप उसको बना रहे हो, ठीक है, या उसका रिवाइवल कर रहे हो ताकि वो फिर से पावर को जनरेट कर पाए, तो फिर जो भी आपकी इनकम हो रही है उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इनकम ऑफ एन अंडरटेकिंग ओन्ड बाय एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी होनी चाहिए सबसे पहली, तो एक ये हो गया। इज डिडक्टेबल इफ, कंडीशंस के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर बोल रही है, इंडियन कंपनी सेटअप फॉर रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ अ पावर जनरेटिंग प्लांट। मतलब ये जो कंपनी इंडियन कंपनी की बात करी जा रही है ये सेटअप किस लिए हुई हो, ये सेटअप ही इसीलिए हुई हो ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन या रिवाइवल का काम कर पाए पावर जनरेटिंग प्लांट का। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बोल रही है, द इंडियन कंपनी इज फॉर्म बिफोर 30 नवंबर 2005। तो जो कंपनी की बात यहाँ पर की जा रही है वो फॉर्म कब हुई हो, 30 नवंबर 2005 के पहले फॉर्म हुई हो। यहाँ पर मेजोरिटी इक्विटी पार्टिसिपेशन, मेजोरिटी इक्विटी पार्टिसिपेशन का मतलब 51% या उससे ज्यादा, ये किसका होना चाहिए, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बोली, सच इंडियन कंपनीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर 31 दिसंबर 2005। तो इंडियन कंपनी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो नोटिफाइड भी होनी चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये काम कब होना चाहिए, बिफोर 31 दिसंबर 2005। इसके बाद लास्ट कंडीशन बोल रही है, द अंडरटेकिंग बिगिंस टू जनरेट और ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट पावर बिफोर 31 मार्च 2011। तो जो भी अंडरटेकिंग में यहाँ पर प्लांट को रिकंस्ट्रक्ट या रिवाइव किया है
उससे वो पावर जनरेशन या फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम 31 मार्च 2011 के पहले स्टार्ट कर दे। अगर वो इसके बाद करती है तो फिर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसके पहले कर दिया तो फिर उसको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में आता है वही ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो जिस एसएससी की हमने बात करी, जिसकी अंडरटेकिंग थी और जिसको प्रॉफिट और गेन हो रहा था, जिसको डिडक्शन क्लेम करना था, वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगा बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसके बाद जब वो रिटर्न फाइल कर रहा होगा, उन रिटर्न को फाइल करते टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट को उसको अटैच करना पड़ेगा अपने रिटर्न के साथ में। बस यही बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।